गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग भारतीय संविधान का भारतीय संविधान किस तरह से विकसित हुआ, यानी अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय संविधान किस रूप में आगे बढ़ा, इसके इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के इतिहास की यदि शुरुआत देखें तो अंग्रेजी शासन के दौरान हुआ। अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसे ब्रिटेन के संसद के अनुसार उसे भारत में व्यापार करने की अनुमति देकर वहां के राजा मुगलों के समय भारत भेजा। ये शुरू में एक व्यापारी थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार भी मिला हुआ था, यानी इस कंपनी के अलावा अन्य कोई कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे यानी इस कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के आसपास में हुई और ठीक 150 वर्ष बाद ये भारत में एक व्यापारी के जगह पर ये यहाँ के शासन व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करने लगे। याद कीजिए 1757 का वो समय जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा मुंह की हार खानी पड़ी और वे भारत में शासन की एक तरह से नींव डाल दी, लेकिन वास्तविक रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के शासक नहीं बन पाए। कारण यह था कि जो नवाब था वो नवाब के जगह पर उन्होंने फिर से किसी अपने मन पसंद के नवाब को उन्होंने बंगाल का नवाब बनाया। सत्ता अपने हाथ में नहीं ली, लेकिन ठीक कुछ सालों के बाद यानी 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत का सम्राट, मुगल सम्राट, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब अंग्रेजों द्वारा पूरी तरह से पराजित किए गए और अंग्रेज वास्तविक रूप में भारत के शासक बन बैठे। एक 1764 के बाद इन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी और व्यापार कार्य में इनको काफी घाटा उठाना पड़ा और कंपनी घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन की संसद से कुछ ऋण की मांग की है, यानी कुछ पैसे उधार की मांग की है। ठीक उधार मांगने के दौरान ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण तो दिया, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी ईस्ट इंडिया कंपनी पर लाद दिया। जो पहला ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जाना जाता है, यानी 1773 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद ने कंपनी के कार्यकलाप को रेगुलेट करने के लिए एक नियम बनाया और उस नियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार करने की भी अनुमति के साथ साथ शासन करने की भी अनुमति मिली। यानी
बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई और यहाँ उसको गवर्न करने के लिए यानी शासन को चलाने के लिए एक गवर्नर जनरल की स्थापना की गई। यानी उसके शासन प्रशासन को चलाने के लिए गवर्नर जनरल तथा उसको 4 सदस्यों की एक समिति भी गठित की गई कि गवर्नर जनरल होंगे जो 4 सदस्यीय होंगे और कंपनी के ऊपर ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ। यानी ब्रिटेन के संसद का नियंत्रण कंपनी पर किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। साथ ही बंगाल के प्रेसिडेंसी गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी गवर्नर का प्रमुख बनाया गया और एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था कि बंगाल प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में जो भी विवाद होगा उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी पहली बार अंग्रेजी कंपनी के शासन के दौरान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में की गई। ये क्वेश्चन हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यानी रेगुलेटिंग एक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल बंगाल प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर जनरल बनाया गया, वो 4 सदस्यीय रखा गया और उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ साथ मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी का भी गवर्नर भी बनाया गया और इस तरह से ब्रिटेन के संसद का नियंत्रण कंपनी के शासन पर हो गया और इसके साथ साथ बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो भी विवाद होंगे उसकी सुनवाई के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब आते हैं ईस्ट इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया एक्ट जो है वो 1784 ईस्वी में आया और इस ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि कंपनी का शासन दो तरह से चलाया जाएगा। यानी कंपनी के शासन के लिए 2 नियम बनाए गए। यानी एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कि कंपनी का जो व्यापार था उसकी देखरेख करेंगे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करेगी उस पर देखरेख का कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेंगे और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर का काम था कि जो राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था, यानी जो शासन प्रशासन कर रहे थे उनकी देखरेख के लिए कोर्ट ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। इसी को कहते हैं दोहरा प्रशासन। यानी किस एक्ट के तहत दोहरा प्रशासन लाया गया? तो ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत दोहरा प्रशासन लाया गया जिसके अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम व्यापारिक कार्य को देखरेख करना था या कोर्ट ऑफ कंट्रोलर का काम था राजनीतिक मामलों के लिए जो शासन प्रशासन कैसे चलाया जाए इसी की देखरेख करता था और इसमें जो भी सदस्य थे उनकी नियुक्ति ब्रिटेन के संसद के तहत होती थी। उसके बाद रेगुलेटिंग ईस्ट इंडिया एक्ट के बाद 1793 का एक चार्टर एक्ट आया। उस चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है उनको वेतन भत्ता जो भी मिलेगा वो भारत के राजस्व में मिलेगा। इसके पहले तक जो भी संसद द्वारा इनकी नियुक्ति की गई उसका वेतन भत्ता ब्रिटेन के संसद द्वारा मिलता था, लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब उसकी जगह पर उनको वेतन आदि भत्ता
भारत के राजस्व देने का प्रावधान किया गया। यानी 1300 अब उसके बाद एक चार्टर एक्ट आया 1813 में, चार्टर एक्ट 1813। यानी इस चार्टर एक्ट के माध्यम से अब धीरे धीरे कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्र में उनके ऊपर क्या क्या नियंत्रण और क्या क्या करना है, इसके लिए दिशा निर्देश के लिए ब्रिटेन के संसद एक अधिनियम बनाती थी जिसको चार्टर अधिनियम के नाम से जानते हैं। एक 1793 में आया, उसके बाद 1813 में एक चार्टर एक्ट आया। उसमें अब कंपनी को व्यापार की अनुमति मात्र 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी जो कंपनी के गठन के बाद से उनको भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी, वो अनुमति अब मात्र 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया। और साथ ही इस बात का प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल भारत में व्यापार अब नहीं करेगी, यानी उनके जगह पर ब्रिटेन की अन्य कंपनी, अन्य नागरिक कुछ शर्तों के साथ भारत में व्यापार कर सकेंगे। इसके पहले अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई अन्य कंपनी या ब्रिटेन के नागरिक भारत में व्यापार नहीं कर सकते थे। यानी कंपनी के एकाधिकार को खत्म किया गया। पूछता है प्रतियोगी परीक्षा में कि किस अधिनियम के तहत, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इस अधिनियम के तहत कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। तो 1813 चार्टर एक्ट 1813 के तहत ब्रिटिश कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। अब ब्रिटेन के अन्य कंपनी, अन्य नागरिक कुछ शर्तों के साथ भारत में व्यापार कर सकेंगे। और इसके बाद फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया। इसमें भी कुछ अन्य बातें कही गई, खासकर कंपनी के शासन प्रशासन को लेकर। तो 1833 अब कंपनी को और नियंत्रित करने के लिए 1833 में एक नया चार्टर एक्ट आया, यानी चार्टर एक्ट 1833। इसके अंतर्गत अब कंपनी को जो 20 वर्ष का जो समय दिया गया था, यानी 1813 में दिया गया था, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, वो 1833 में व्यापार करने का काम से पूर्णतः वंचित कर दिया गया। यानी आप अब व्यापार नहीं करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी उसको व्यापार करने से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी अब कंपनी क्या करेगी? तो कंपनी अब शासन करने का काम करेगी। कंपनी का काम व्यापार करना अब नहीं रहा। यानी उसकी स्थिति अब भारत में शासन प्रशासन करने के काम दिया गया और उसे व्यापार करने की अनुमति जो मिली थी 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, वो समाप्त कर दिया गया था। और एक बात और है कि 1813 के चार्टर एक्ट में जो कंपनी के एकाधिकार को खत्म किया गया था, लेकिन चीन और पूर्वी देशों में उनके एकाधिकार को बनाए रखा गया था। यानी 1813 के चार्टर के अधीन भारत में एकाधिकार को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन ये एकाधिकार चीन और पूर्वी देशों में चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया था। वही 1833 के एक्ट में अब सभी तरह के व्यापार जो था, व्यापार करने के जो अनुमति मिली थी, उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब 1833 के तहत कंपनी का काम व्यापार करना नहीं था, बल्कि शासन प्रशासन करना था। और इस तरह से 1833 के एक्ट के तहत, यानी चार्टर के तहत, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था
उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि किस चार्टर एक्ट या अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बना दिया गया। और इसी समय इसी एक्ट के तहत जितने भी भारत में कानून बने हुए थे या पहले से चल रहे थे या अंग्रेजी सरकार ने जो भी कानून बनाया, उस कानूनों का वर्गीकरण किया गया। यानी कौन किस कानून में रहेगा, सिविल में रहेगा कि फौजदारी में रहेगा कि प्रशासनिक मामले में रहेगा, इस कानून का वर्गीकरण किया गया। और एक आयोग की स्थापना किया गया जिसका नाम था विधि आयोग। विधि आयोग का काम था कि जो बिखरे हुए कानून है उनका एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण करे और इस संबंध में अपना सुझाव दे। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में खासकर 1833 के चार्टर एक्ट में 3 बातें मुख्य है। पहला, कंपनी को व्यापार करने की अनुमति जो मिली थी वो पूर्णतः समाप्त कर दी गई। अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी। दूसरा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वो बोले भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और कानूनों का वर्गीकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना। पूछता है कि विधि आयोग की स्थापना 1833 चार्टर अधिनियम, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट। कंपनी के व्यापार से पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया था 1833। 3 बातें इसमें मुख्य है जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हम लोग जानते और समझते हैं। इसके बाद 1853 में एक चार्टर एक्ट आया। फिर इसमें कुछ नई बातें कही गई और एक नई बात इसमें कही गई जिसमें कहा गया कि भारत में जितने भी पद पर यानी ऊंचे पद पर जो लोग भी पद स्थापित होंगे, यानी जो लोग भी पद पर बैठेंगे, उन पदों पर बैठने के लिए अब प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उसमें सेलेक्ट लोगों को ही उच्च पद पर स्थापित किया जाएगा। यानी भारत में पहली बार कंपनी शासन के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन का प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट के तहत लाया गया था। पूछता है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में कि प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भारत के किस चार्टर अधिनियम के तहत लाया गया, तो वो था 1853 का चार्टर अधिनियम। और इसी चार्टर अधिनियम के तहत भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन और उससे संबंधित उच्च पदों पर स्थापित लोगों की प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। और संभवतः ये आयोजन भारत में नहीं होता था बल्कि ब्रिटेन में ही होता था। यदि कोई भारतीय इसमें शामिल होना चाहे तो उसको ब्रिटेन में जाकर उसको इस परीक्षा में भाग लेना होता था। यानी भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन या प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत किस चार्टर अधिनियम 1853 चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। अब हम बात करते हैं कि 1757 से लेकर 1857 तक यानी ठीक 100 वर्षों तक कंपनी के व्यापार और कंपनी के शासन प्रशासन को हम लोगों ने देखा। यानी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी व्यापार करने आई, व्यापार से शासन करने लगी और इस शासन की शुरुआत 1757 से जो शुरू हुई 1864 में और सुदृढ़ हुई, वास्तविक रूप से बने। धीरे धीरे ब्रिटेन के संसद ने इस कंपनी के व्यापार के जो कार्य थे उसको धीरे धीरे कम करते करते 1833 में पूर्णतः वंचित कर दिया। और पहले जो कंपनी के जो लोग थे वही अपने मनपसंद के लोगों को कंपनी के उच्च पदों पर रख दिया करते थे। अब उनके जगह पर ब्रिटेन में परीक्षा का आयोजन होने लगा और उसके आधार पर
ब्रिटेन के शासन प्रशासन में ये प्रतियोगी परीक्षाओं से जो चयनित लोग थे वही शासन प्रशासन भाग लेने लगे और 1857 में जो विद्रोह हुआ, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, उस दौरान तक कंपनी के शासन प्रशासन से जो ब्रिटेन के संसद ने नियम बनाए, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट और चार्टर अधिनियम 1793, 1813, 1833, 1853 के नामों से जाना जाता है। यानी भारत में 1857 के विद्रोह जो हुआ, जिसमें अंग्रेजों को भगाने का एक सुनियोजित प्रयास तो था, लेकिन यह प्रयास असफल हो गया और इस असफलता के कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अब उससे छीन लिया गया। यानी शासन प्रशासन करने की जो जिम्मेदारी थी उसको छीन कर अब सीधे जो है ब्रिटेन के संसद के तहत भारत का शासन प्रशासन होने लगा। यानी एक कंपनी के शासन प्रशासन ब्रिटेन के संसद के द्वारा होने लगा, तो वो अधिनियम था, उस अधिनियम का था 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और 1857 से लेकर 1947 तक, यानी मोटा मोटी 100 वर्ष का जो अधिनियम आया, उसका अध्ययन हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। धन्यवाद।